class. I am your teacher. My name is Neha. And आज से आप लोगों का चैप्टर राजनीतिक विज्ञान 12th क्लास का पार्ट 1 जो शीत युद्ध का दौर है, ये हमारे सिलेबस 2022 से 2023 में नहीं है, बट इस दौर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही हमारे आगे के 5 चैप्टर मिलते जुलते हैं। तो हमें इसकी कहानी समझना ज़रूरी है। इसकी कहानी के बारे में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन काफ़ी मुझे लगा इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को इन सब की चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक की जितनी भी वैश्विक घटनाएं हैं ना, उनका अध्ययन ही हम इस विश्व राजनीति के विषय में हम पढ़ेंगे। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये 1914 से 1918 तक के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था कुछ सालों बाद, जो 1939 से 1945 तक बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की जितनी वैश्विक घटनाएं हैं, उनका अध्ययन इस विषय में करेंगे, ये हमने पता ही है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है द्वितीय विश्व युद्ध के गुट। हम जानते हैं जैसे मित्र राष्ट्रीय, ध्रुवीय राष्ट्रीय, इन विश्व युद्ध के गुट थे, जिनमें जर्मनी, जापान, इटली ये ध्रुवीय राष्ट्र थे, मतलब शत्रुवीय राष्ट्र। और दूसरा जो गुट था वो मित्र राष्ट्र का था। और मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 4 राष्ट्र थे। अब देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसके पश्चात क्या हुआ था? 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था, जिसमें जो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा साम्यवादी विचारधारा के प्रतिनिधित्व करने वाला सोवियत संघ था। ठीक है। अब इन दोनों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ साथ संधियां करी थी। जो संधियां थी, जैसे अमेरिका की सैन्य संगठन, मतलब सैन्य संधि संगठन थी। पहला है नाटो 1949 को बना था, और सीएटो 1954 में बना था। ठीक है। और इसमें एक है, जो तीसरा है वो किनेटो है, जो 1955 में बना था। ठीक है। वहीं सोवियत संघ की जो सैन्य संधि संगठन थी वो वार्सा पैक्ट थी, जो 1955 में ही बनी थी, और सोवियत संघ ने कोई सी भी संधि संगठन नहीं बनाई। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई सैन्य संधि नहीं बनाई थी। अब जो ये संधि संगठन मतलब बनाई गई थी, इनके क्या लाभ थे? पहला, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ रहना चाहती थी। ठीक है। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। और तीसरा, परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर क्या हुआ था? प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। ठीक है। अब जब महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ था? छोटे देशों को महाशक्तियों के साथ मिले रहने से ये तीनों मतलब लाभ थे, लेकिन जो महाशक्तियों को छोटे देशों से साथ में रहने से क्या लाभ था? तो देखो, पहला, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। महाशक्तियाँ छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन को प्राप्त कर सकती थी। सैन्य ठिकाने स्थापित करना, अपने सेना के ठिकाने को बनाए रखने के लिए भी छोटे देशों से लाभ प्राप्त करते थे। और तीसरा, आर्थिक सहायता प्रदान करना। भूक्षेत्र किस लिए? ताकि जो महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारी महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ मिलते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के दायरे। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। 1950 में कोरिया संकट आया था। 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप किया गया था। 1956 में हंगरी में जो सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था, और 1952 में क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है।
1962 में हुआ था। ये क्यूबा मिसाइल संकट पहले बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। देखो स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड चैप्टर है द्विध्रुवीयता का अंत, इसमें दो ध्रुवीयता को चुनौती कौन कौन सी थी, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था, और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में बेलग्रेड, जिसे यूगोस्लाविया राजधानी में यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था, जिसकी नींव 1955 में एक एफ्रो एशिया सम्मेलन में रखी गई।